Welcome to our class. Today we will do the second part of our first lesson, the last lesson. Last lesson 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले बना चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं. उससे आगे का पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फ्रेंच को डिस्कस किया था कि फ्रेंच बड़ा ही नोटी बॉय है और अपने टीचर को इवन सठिया बोलता है कि मेरे टीचर जो बिल्कुल सठिया गए थे और काफी गुस्सा करते थे. अब उनके जाने पर उसे बड़ा दुख हो रहा था और फ्रेंच जो कुछ भी फील कर रहा था जब उसे अपनी लैंग्वेज छोड़नी पड़ रही थी, तो इसी सब के बारे में यह सारा चैप्टर है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आप बने रहे मेरे साथ और प्लीज वीडियो को बीच में स्किप ना किया करो बेटा. डिवोट सम टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. बहुत ही प्यारा चैप्टर है. चलिए शुरू करते हैं आगे. तो अब क्या कह रहा था हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि पुअर मैन इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. आप ओपन कीजिए पेज नंबर 5 अपनी बुक का और पेज नंबर 5 में ऊपर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं. एंड हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लोथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड. अब फ्रेंच कहता है कि अब मैं समझ गया था वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो ओल्ड मैन थे वो वर सिटिंग देयर, वहां क्यों बैठे थे. क्लास में स्कूल में गांव वाले लोग क्यों बैठे थे ये अब उसको समझ में आ गया था. देयर इन द बैक ऑफ द रूम, बैक बेंचेस पर क्लासरूम में जो विलेजर्स बैठे थे वो क्यों बैठे थे ये फ्रेंच को अभी क्लियर हो रहा था. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो सॉरी थे, वो रिग्रेट फील कर रहे थे. किस बात के लिए कि उन्होंने स्कूल में वो ज्यादा नहीं गए थे, यानी वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. इस बात का उन्हें पछतावा हो रहा था. इट वॉज देयर ओन वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. और ये शायद उनका अपना तरीका था कि वो हमारे मास्टर जो एम हेमल थे उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए उनको ग्रेटिट्यूड, उनको थैंकिंग करना चाहते थे, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते थे उनके लिए. और दूसरा ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और शायद वो अपने देश के लिए भी रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे ऐसा करके जो अब उनका नहीं था. अब वो पर्शिया के अंडर चले गए थे तो अब वो जो फ्रांस जो कंट्री उनका था अब वो उनका नहीं रहा था. While I was thinking of all this, और जब मैं, फ्रेंच कहता है कि जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया. It was my turn to recite, और अब मेरी टर्न थी, मेरी बारी थी रिसाइट करने की. रिसाइट क्या होता है, जो आपने लर्न कर रखा है उसको बताना होता है, उसको गाना होता है. तो what would I not have been given to be, तो ऐसा क्या था जो मैंने नहीं दिया, यानी क्या कुछ मेरे द्वारा नहीं दिया गया, मैंने अपना क्या कुछ नहीं दिया, क्या करने के लिए, टू बी एबल टू से, कि मैं कहने के योग्य हो पाऊं, दैट ड्रेडफुल रूल्स, उन भयानक रूल्स को, फॉर द पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल के जो भयानक रूल्स थे उनको डिसाइड करने के काबिल हो पाऊं, उसके लिए मैंने कौन सा प्रयास नहीं किया. ऑल थ्रू वेरी लाउड, सारे पार्टिसिपल्स के रूल्स को बिल्कुल बहुत ही लाउड, क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना मिस्टेक के मैं रिसाइड कर पाऊं, इसके लिए मैंने कौन सा ऐसा प्रयास था जो मैंने नहीं किया. यानी उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो इन रूल्स को एक झटके में एक साथ बहुत ही लाउड और क्लियर आवाज में बता सके. यहाँ पर पोएट फ्रेंच जो है दिखाना चाहता था कि वो कितना सीरियस है अपनी स्टडीज के प्रति. आज उसे लग रहा था कि वो बहुत ही सिंसियर होकर अपने आंसर देना चाहता था और पूरी कोशिश भी कर रहा था. बट आई गॉट, लेकिन वो कहता है बट निशु, बट आई गॉट मिक्सड अप. मिक्सड अप मीन्स होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाना. बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं बिल्कुल एकदम से कंफ्यूज हो गया. ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द पर, पहले ही वर्ड पर मैं कंफ्यूज हो गया. एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के. एंड माई हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट जो था वो बीटिंग कर रहा था, बिल्कुल जोर जोर से धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग
टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का डेयरिंग साहस भी नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल शर्म से मेरी गर्दन झुक गई थी और मेरा हार्ट जो था जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैं सुना नहीं पाया था, मैं मिक्सड अप हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था। आई हर्ड एम हेमल सी टू मी, मैंने सुना एम हेमल को मुझे कहते हुए, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही बहुत बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एम हेमल है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन शो करता है कि बड़ी ही गुस्से के साथ थोड़ी सी आवाज तेज करते हुए उन्होंने बोला है कि सी हाउ इट इज, देखो ये क्या है, कैसा है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम हर रोज अपने आप से कहते हैं कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय है मेरे पास, और आई विल लर्न इट टुमारो, और हम हर रोज ही ये सोच लेते हैं कि हम इसको कल लर्न करेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख सकते हो, तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, वी हैव कम आउट मीन्स यू कैन सी द रिजल्ट। अब रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो अब यहाँ बैन हो गई है, ना हमें पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, और ना ही अब हम आगे सीख पाएंगे। तो दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, और जो मैम एमएल है वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी ट्रबल है, सबसे बड़ी मुसीबत है एल्सास के साथ, कि एल्सस का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर है एल्सास में रहने वाले जो नागरिक है वहां की, उनके लिए आया है, द पीपल हु लिव्स इन एल्सस, उनके लिए बताता है। जो फ्रेंच है वो कह रहा है कि एम एमएल ने कहा कि एल्सास के लोगों की ये बड़ी दिक्कत है कि शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वो लर्निंग को, सीखने के काम को कल पर टालते रहते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब दोज फेलोज मीन्स एनिमीज, द पर्शियन सोल्जर्स, दे पर्शियन पीपल, दोज फेलोज, ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ये किसके लिए आया है। अब हमें एम एम एल जी कहते हैं, एम एम एल ही बता रहे हैं कि अब उन लोगों को आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुम्हें यह कहने का पूरा राइट है, पूरा अधिकार है, क्या कहने का, कि हाउ इज इट, ये कैसा है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम प्रिटेंड तो करते हो फ्रेंचमैन होने का, कि तुम बड़े फ्रांसीसी हो, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना सोच सकते हो, ना अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, और ना ही तुम उसे लिख सकते हो, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज को। तो फिर तुम कैसे फ्रेंच हो, कैसे फ्रेंचमैन हो। नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज बट यू आर नॉट द वर्स्ट, ये कहता है तुम सबसे बुरे नहीं हो। फ्रेंच को कहते हैं कि यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, अपने आप को ज्यादा ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, रिप्रोच मीन्स होता है टू ब्लेम करना, और हम सभी ही एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय हम सबको ही अपने अंदर रिप्रोच करना चाहिए। हमारे अंदर भी हमें बहुत सारी जरूरत है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, और वी शुड ब्लेम आवर सेल्फ फॉर ऑल दीज सिचुएशंस। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, और फिर एमएमएल कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ज्यादा एनेक्सियस मीन्स अनईजी, ज्यादा चिंतित नहीं रहे हैं तुम्हारी, इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारी पढ़ाई के प्रति उन्होंने भी कुछ ज्यादा चिंता व्यक्त नहीं की कभी भी। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, और उन्होंने भी क्या किया है, वो भी तुम्हें या तो खेत में या फिर मिल्स में काम करवाना ज्यादा प्रेफर करते हैं तुमसे। क्यों? क्योंकि सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुमसे कुछ और ज्यादा पैसे उनके हाथ में आ सकें। एंड आई हैव, और फिर कहता है, अब पेरेंट्स के बारे में बात हो गई, अब एमएमएल कहता है, और अगर मैं बात करूं अपनी बारे में, तो मैं कौन सा भला हूं, मैंने भी कुछ दिक्कतें की हैं, मैंने भी कुछ नेग्लिजेंसेस की हैं, कुछ लापरवाहियां बरती हैं, और आई हैव
बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। तुम्हारी सिचुएशन के लिए सिर्फ तुम ही दोषी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स और साथ साथ मैं भी दोषी हूँ। क्यों दोषी हूँ मैं? Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा? मैं भी प्राय तुम्हें भेज देता था अपने फ्लावर्स में, मेरे गार्डन के जो फूल थे उनमें पानी डालने के लिए, उनको पानी देने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम अपने लेसन्स को याद करो, इसकी बजाय मैं तुम्हें कहता था कि तुम पौधों में पानी डाल दो, यानी इधर उधर के काम बता देते थे मैम हेमल। तो कहते हैं कि मैं भी इस सब के लिए दोषी हूँ। आज तुम्हारी जैसी भी सिचुएशन है, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो उसका दोषी मैं भी हूँ। मैंने भी कुछ काम अपने पर्सनल तुम लोगों से करवाए हैं जो मुझे नहीं करवाने चाहिए थे। एंड When I wanted to go fishing, और कहता है जब मुझे जाना होता फिशिंग के लिए, जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाने का मन होता, तो did I not just give you holiday? तो क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था? तो ये सब रीजंस हैं जिसके कारण एमएमएल जो है खुद को भी दोषी मानते हैं। Then from one thing to another, और फिर एक के बाद दूसरी चीज पर आते हुए एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब एम हेमल जो थे बात करने लगे थे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे आप और इन्हें नोट डाउन करेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल जो थे वो क्या कह रहे थे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और वो कहते हैं कि वो ये कहते हुए कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर लैंग्वेज है, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह जो लैंग्वेज है बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा सुंदर लैंग्वेज है संसार की। एंड द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। एम हेमल कहते हैं कि ये कितनी सुंदर और इतनी क्लियरेस्ट यानी सबसे क्लियर लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल है, सबसे ज्यादा तार्किक है, एंड वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसे अवश्य ही अपने बीच में गार्ड करके रखना होगा, सेव रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना होगा। बिकॉज व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब पीपल लोग जो होते हैं वो एनस्लेव होते हैं, एनस्लेव्ड यानी कि जब उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता है, जब वो किसी और के अधीन होते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट यानी दे होल्ड सिक्योरली, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी देयर लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। इट इज एज इफ, तो यह बिल्कुल वैसा होता है जैसे कि दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि जैसे कि उनके पास उनकी प्रिजन की हो, उनकी जेल की चाबी उनके पास हो, वो जब चाहे उसमें से आजाद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उनकी जो मदर लैंग्वेज है उसके ऊपर उनकी पकड़ हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, और फिर यहाँ पर ग्रामर के मत से अभिप्राय है, ग्रामर बुक को उन्होंने ओपन किया। एंड रीड अस आर लेसन, और उन्होंने हमें हमारा लेसन पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it, और मैं बड़ा हैरान था ये देखकर कि कितनी आसानी से मैं समझ गया। All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully. और जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल आसान लग रहा था, और मैं सोचता हूँ कि मैंने शायद इतनी ध्यान से कभी सुना ही नहीं था, वरना चीजें मुझे भी पहले भी समझ में आई जाती। एंड आई थिंक टू दैट, और मैं ऐसा भी सोच रहा था कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतनी ध्यान से कभी नहीं सुना था मैम हेमल की बातों को जितना आज मैं सुन रहा था। और शायद एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और शायद उन्होंने भी सभी चीजों को, एवरीथिंग, सभी चीजों को इतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कभी नहीं किया था। विद सो मच पेशेंस, इतने ज्यादा धैर्य के साथ, इतने ज्यादा अच्छे ढंग से उन्होंने कभी हमें नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, और ये लगभग ऐसा लगता था कि जैसे कि द पुअर फेलो, पुअर का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट गरीब नहीं है, पुअर मीन्स वो बेचारा इंसान,
द पुअर मैन, बेचारा आदमी, wanted to give us all he knew, वो हमें बस देना चाहता था जो भी ज्ञान उसके पास था, जो कुछ भी वो जानता था, वो हमें सारा सब कुछ बिफोर गोइंग अवे, हमसे दूर जाने से पहले वो सारी बातें हमें सिखा देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वो एक ही स्ट्रोक में हमें हमारे दिमाग में, हमारे हेड्स में सारी बातें भर देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, जैसे राइटिंग की क्लास थी, अब शुरू हो गई थी राइटिंग की क्लास। तो दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन एम हेमल जो है वो हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उनमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड में उन्होंने लिखा हुआ। एंड दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और उस दिन हमारे लिए नई कॉपीज लेकर आए थे एम हेमल। राइटिंग की क्लास थी और नई कॉपीज हमें दी लिखने के लिए उन्होंने, और उनमें क्या लिखा हुआ था, न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और बहुत ही सुंदर राउंड हैंड राइटिंग में उन्होंने लिखा था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। उन्होंने फ्रांस एल्सास ये वर्ड लिखे हुए थे पूरी नोटबुक में, तो हमें ये लिखने थे बार बार। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के उस कमरे में वो सारी नोटबुक जब खुली हुई थी तो ऐसा लगता था कि सभी जो है छोटी छोटे लिटिल फ्लैग थे जो फ्लोट कर रहे थे, जो तैर रहे थे सारी कमरे में। हंग फ्रॉम द रोड, और जिन्हें रोड से हंग कर दिया गया था, लटका दिया गया था, चिपकाने के लिए हमें दिया गया था एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के टॉप पर। यू ought हैव टू सीन हाउ everyone set to work, और तुम्हें देखना चाहिए था कि किस प्रकार से सभी एकदम से काम में लीन हो गए, काम में मस्त हो गए, काम करने लगे, लिखने लगे। फटाफट नोटबुक मिलते ही बड़े ही तल्लीनता से सभी बच्चे, सभी जो बुजुर्ग थे, जितने भी वहां बैठे थे, वो सभी ने अपनी राइटिंग का वर्क करना शुरू कर दिया। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितना क्वाइट था ये, कितना शांत था ये काम। द ओनली साउंड वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एकमात्र आवाज वहां से आ रही थी कि जो पेन थे हमारे जब स्क्रैच कर रहे थे पेपर के ऊपर, तो पेपर पे पेन के चलने की सिर्फ आवाज आ रही थी, उसके अलावा कोई भी साउंड वहां पर हमें सुनाई नहीं दे सकती थी, दे ही नहीं रही थी, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा था। वन सम बीटल फ्लू, और एक बार जब एक बीटल फ्लू किया। बीटल क्या होता है स्टूडेंट्स? बीटल होता है एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा मच्छर से थोड़ा सा बड़ा इंसेक्ट कह सकते हैं आप इसको। तो बीटल एक बार करता है, आता है हमारा, और दिस इज द पिक्चर ऑफ बीटल। ये इस प्रकार का एक प्राणी होता है, इस प्रकार का आप इंसेक्ट बोल सकते हो। एक इंसेक्ट है जो ना तो मच्छर से छोटा होता है, मच्छर से थोड़ा बड़ा ही होता है, तो यही था बीटल। और ये बीटल, कुछ बीटल्स हमारे रूम में घुसते हैं, और फिर भी हमें क्या करता है, हम नहीं समझ पाते कि तो बीटल्स फ्लू इन। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, बीटल्स जो थे अंदर आए उड़कर, और बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, सबसे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वन हु वर्कड राइट ऑन ड्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपनी ही तरह से ऐसा लग रहा था मानो फिश के हुक्स बना रहे हो, यानी उन्हें लिखना नहीं आता था लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहे थे ट्रेस करने की उन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, और उनके लिखे हुए शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वो सच में ही उन्होंने फ्रेंच भाषा को लिखा है। ऑन द रूफ द पीजन्स कूड वेरी लो, और जो छत थी उसके ऊपर जो पीजन थे वो बहुत ही कूड मीन्स होता है, कूड मीन्स आवाज निकालना, उनकी साउंड को बोलते हैं, पीजन्स की साउंड को कूइंग बोला जाता है। तो कूड वेरी लो, वो भी बहुत आराम से बहुत ही लो आवाज निकाल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। तो देखो छोटा सा बच्चा था फ्रेंच, और वो कितनी डीप बात सोच रहा था। और अब फ्रेंच सोचता है क्या वो पीजन्स की कूइंग भी जर्मन भाषा में करवाएंगे, क्या उनके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा कि भी तुम्हें बोलना है तो बोलो सिर्फ जर्मन में, फ्रांस तुम नहीं बोल सकते, फ्रेंच नहीं बोल सकते। इवन द पीजन्स, क्या पीजन्स के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा? Whenever I looked
फ्रॉम माई राइटिंग, और जब भी मैंने ऊपर देखा अपनी राइटिंग में लिखते हुए, अपनी राइटिंग को, अपने राइटिंग पेज को लिखते हुए जब भी मैंने ऊपर देखता तो आई सा एम हेमल, मैंने देखा कि जो एम हेमल थे वो क्या कर रहे थे। मैंने देखा कि एम हेमल जो थे सीटिंग मोशनलेस, वो बिना किसी मोशन के बैठे थे इन हिज चेयर, अपनी चेयर में, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग एंड देन एट अनदर, और वो क्या कर रहे थे, कभी एक चीज को घूर रहे थे, उसके बाद दूसरी चीज को घूर रहे थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वो अपने दिमाग में सभी चीजों की पिक्चर को फिक्स कर लेना चाहते हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, शायद वो ये अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते थे, बिल्कुल सेटल कर लेना चाहते थे कि किस प्रकार से हर चीज दिखाई देती थी उस छोटे से स्कूल के कमरे में। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, और बड़े कमाल की बात थी कि पिछले 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वो सेम प्लेस पर रहे थे विद हिज गार्डन आउटसाइड, और उनका गार्डन जो बाहर था विंडो के उसके साथ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लास उनके सामने थी। इन्हीं चीजों के साथ वो पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर थे, 40 सालों से यहीं पर थे। जस्ट लाइक दैट, और उनके सामने जो गार्डन था या फिर जो भी उनके रूम थे वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसा आज उन्हें दिखाई दे रहे थे। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ। वोन स्मूथ मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जिस चीज को हम बार बार यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा प्लेनटिव हो जाता है, वो थोड़ा प्लेन हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं हमें एम हेमल नासोरी फ्रेंच की केवल जो डेस्क और बेंचेस थे वो बार बार यूज करने से थोड़े से स्मूथ हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज, और वॉलनट अखरोट के जो पेड़ थे गार्डन में वो ज्यादा लंबे हो चुके थे। एंड होप वाइन, होप वाइन एक तरह का प्लांट होता है जो दीवार पर चढ़ जाता है, और होप वाइन दैट हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज और टू द रूफ, और वो जो होप वाइन का पौधा उन्होंने लगाया था उसने लपेट लिया था, वह लिपट कर चढ़ चुका था। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह विंडोज से होता हुआ रूफ की तरफ जा चुका था। यानी सिर्फ पौधा बड़ा हुआ था, पेड़ बड़े हुए थे, बेंचेस थोड़ा घिस गए थे, लेकिन सभी चीजें बिल्कुल एज इट इज ही थी जैसा कि 40 साल पहले थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। और फिर से फ्रेंड जो अपने टीचर के बारे में बहुत दुखी होता है, कहता है उस बेचारे आदमी को कितना ज्यादा उसका मन दुखी हो रहा होगा। हाउ मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ने में इस बेचारे आदमी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट द रूम अबोव, जब यह सुन रहा होगा अपनी सिस्टर, अपनी बहन को चीजों को सरकाते हुए ऊपर वाले रूम में, पैकिंग देयर ट्रंक्स, जब वो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही है तो जो आवाजें आ रही हो, जब उन आवाजों को सुन रहा है तो उसका कितना मन दुखता होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अवश्य ही कल हमारे इस कंट्री को, इस देश को अब छोड़ना था अगले ही दिन। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मिस्टर फ्रेंच की एक क्वालिटी और आई हमारे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही सीरियस थे। हर सिचुएशन में वो अपना काम पढ़ाने का बहुत अच्छे से करना चाहते थे, और आज भी जब वो इतने माइंडली अपसेट हैं, इतने परेशान हैं, फिर भी दे हैड द करेज, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। उन्होंने हर बंदे से उसका लेसन सुना और इतना साहस था उनमें। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, और फिर राइटिंग की क्लास होने के बाद उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी 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 बू बू, और फिर जिस तरह से कहा कि ये हमारे यहाँ प्रोनाउंशिएट करवाया जाता है, इसी प्रकार से वहां पर भी फोनेटिक्स की क्लास हुई, और उसमें बेबीज कहा गया है। यहाँ पर बेबीज की तरह ही सभी बच्चे बोल रहे थे, सभी बड़े बच्चे टीचर के साथ साथ बोल रहे थे, तो यहाँ पर बेबी सबके लिए आया है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हर्शर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और डाउन देयर, और वहां नीचे एट द बैक ऑफ द रूम, और रूम के बैक में जो बैक बेंचेस पे ओल्ड हर्शर बैठा था उसने अपने स्पेक्टिकल्स पहने। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, प्राइमर होता है ओल्ड बुक, अपनी पुरानी किताब को, पुरानी जो लैंग्वेज की बेसिक किताब थी उसको दोनों हैंड से पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ लेटर्स की स्पेलिंग बोलने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था।
द वॉइस ट्रेम्बल्ड विद। एम हेमल ने बोर्ड पर लिखा बड़े बड़े शब्दों में, वाइवा ला फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा जीवित रही, लॉन्ग लिव फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। जैसे हम अपने देश के लिए कहते हैं कि भारत जिंदाबाद रहे, तो इसी प्रकार से उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस, फ्रांस जो है हमेशा जिंदाबाद रही, हमेशा जीवित रही। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हैंड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो स्टॉप हो गए, उन्होंने लिखना बंद कर दिया। और लीन्ड होता है टच करवाना, टच करना, और उन्होंने अपने वॉल पर अपना सिर जो था वो टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना किसी वर्ड के, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने इशारा किया टू अस, हमारी ओर, विद हिज हैंड, अपने हाथ के साथ, कि स्कूल इज डिसमिस्ड, जो स्कूल था वो डिसमिस हो गया है, एंड यू मे गो नाउ, और अब आप सब अपने घर जा सकते हैं। तो स्कूल क्लास इस प्रकार से, उसका लास्ट लेसन जो था मिस्टर फ्रेंच का वो खत्म हुआ और स्कूल डिसमिस हो गया, अब वो सब अपने घर जा सकते थे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के बाकी चैप्टर्स के लिए भी मैं प्रयास करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स को इजी लैंग्वेज में, अपने चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की। और आपसे भी बस एक ही हेल्प की उम्मीद है कि आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर कर देते हैं तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। और इसके साथ साथ प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।